अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज की कहानी एक बागी औरत की कहानी है और औरतों की बगावत बहुत दुरुस्त होती है, क्योंकि ये बगावत होती है हर उस कानून, हर उस संस्कार के खिलाफ जो औरत और मर्द में फर्क करता है। आज की कहानी एक सऊदी महिला की कहानी है, जिसकी बगावत के चलते पहले तो उसे जेल में रखा गया, फिर आतंकवाद का जनक कहते हुए 6 साल की सजा दे दी गई। इन सब के पीछे एमबीएस का क्या हाल है? मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का ताकतवर क्राउन प्रिंस, और एमबीएस का हिटमैन, उसकी कहानी भी तो है, जो धमकी देता है कि जान से मार दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हारा रेप करूंगा। ये वही हिटमैन है जिसने कभी सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाई थी। ये औरत, ये राजकुमार का भाड़े का हत्यारा, सब बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है। यहां पर ठहर के मैं कह दूं, जो लोग कमेंट बॉक्स में आके दरेरा देते हैं, फलाने प्रोटेस्ट पे बताओ, ढिकानी चीज पे बताओ, भाई साहब और बहन जी, उसके लिए लल्लन टॉप शो है। देश की खबरों के लिए लल्लन टॉप शो, दुनिया की खबरों के लिए दुनियादारी। दोनों को मिक्स मत करिए। आइसक्रीम की दुकान पर अमरूद नहीं मिलता, गुआवा फ्लेवर मिल सकता है, लेकिन वो भी आइसक्रीम में मिलेगा। चलिए दुनियादारी शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमेशा की तरह या ज्यादातर मामलों की तरह एक किस्सा सुनाते हैं। 45 बरस पुराना वाकया सऊदी से करीब 6,500 किलोमीटर दूर बसे आइसलैंड का है। सब लड़कियां और महिलाएं ध्यान से सुने और पुरुष ध्यान से उन्हें बताएं कि ये जरूर देखो क्या हुआ था आइसलैंड में। 24 अक्टूबर 1975 की तारीख थी। इस रोज सुबह सवेरे आइसलैंड की सब औरतें, सब लड़कियां अचानक गायब हो गईं। घर, बाजार, दफ्तर, वो कहीं नहीं थी। ये सारी जगहें महिलाओं से खाली थी। उन्होंने उस दिन खाना नहीं पकाया, सफाई नहीं की, अपने दुधमुहे बच्चों को दूध पिलाया और निकल गई। लेकिन दफ्तर नहीं गई। कहां गई थी ये महिलाएं? वो अपने सारे काम, सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर एक दिन की हड़ताल पर चली गई, ताकि उनके हमवतन पुरुषों को उनकी अहमियत समझ आए। वो महिलाओं के श्रम, उनके योगदान की अहमियत समझें, उन्हें समान काम का समान वेतन मिले, समान मौके मिले। औरतों की इस हड़ताल ने उस रोज आइसलैंड को जैसे पैरालाइज कर दिया। बैंक, कारखाने, दुकानें, स्कूल, नर्सरीज बंद करने पड़े। पुरुषों को काम से छुट्टी लेकर घर बैठना पड़ा ताकि बच्चे की देखभाल कर सकें। जिन्हें छुट्टी नहीं मिली वो बच्चों को साथ लेकर दफ्तर गए, पर काम नहीं कर पाए। टॉफी और कलरिंग पेंसिल थामे बच्चे को मनाने के लिए दिन भर पीछे भागते रहे। शाम तक निढाल हो चुके आइसलैंड के पुरुषों ने इस दिन को नाम दिया द लॉन्ग फ्राइडे। आइसलैंड की महिलाओं का कहना था, इस दिन जितनी ऊर्जा, इतना जीवन, इतना संकल्प हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। और इस ऐतिहासिक हड़ताल का असर क्या हुआ? इसने आइसलैंड को लैंगिक बराबरी वाले देशों की पहली पांत में खड़ा कर दिया। ये लैंगिक बराबरी मतलब लड़का हो या लड़की, समान अधिकार, समान मौके, समान संभावनाएं। इस हड़ताल के 5 बरस बाद हुए चुनाव में आइसलैंड को मिली अपनी पहली महिला राष्ट्रपति, विग्डिस फिन बोगडॉटर नाम है वैसे तो, लेकिन होता क्या है कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं तो जबान फिसल जाती है। फिन बोगडॉटर ये नाम है उन मोहतरमा का। महिलाओं की इस मुहिम का असर आज भी बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। इसमें लैंगिक समानता के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। इस लिस्ट में अव्वल नंबर पर है आइसलैंड, और सबसे घटिया 10 मुल्कों में से एक है सऊदी अरब। और इसी सऊदी की रहने वाली है हमारी आज की नायिका लुजैन अल हथलौल। क्या है लुजैन का परिचय? वो उन महिलाओं में है जिन्हें यकीन है कि आदमी और औरत दोनों अपनी हस्ती और कुव्वत में बराबर हैं, इसलिए उनका सामाजिक और राजनीतिक दर्जा भी एक बराबर होना चाहिए। लेकिन सऊदी उन देशों में है जो महिलाओं को पवित्र मानने का पाखंड करता है और इसी के सहारे उन पर 100 पाबंदियां लगाना जस्टिफाई करता है। कट्टरपंथियों के हिसाब से चलता है। और इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाती थी लुजैन, और इसी एक्टिविज्म के चलते 2013 में दुनिया ने पहली बार उनका नाम जाना। क्या हुआ था इस बरस? कीक नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
यहां सऊदी की हमख्याल युवा महिलाएं आपस में कनेक्ट होने लगी। इन्होंने तय किया कि सऊदी में महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगी पाबंदी के खिलाफ सत्याग्रह किया जाए और इसी निश्चय के तहत 23 अक्टूबर 2013 को 24 साल की लुजैन अपने पिता की कार ड्राइव करके एयरपोर्ट से घर पहुंची। उन्होंने ड्राइविंग करते हुए तस्वीर खींची अपनी और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सऊदी की और कई महिलाओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। लुजैन को पहचान मिली। उनकी गिनती सऊदी की सबसे मुखर महिला एक्टिविस्ट में होने लगी। इस एक्टिविज्म की 3 प्रमुख मांगें थी। पहला, महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत मिले। दूसरा, सऊदी में लागू मेल गार्जियन सिस्टम खत्म हो। और तीसरा, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय और सपोर्ट मिले। अभी हमने एक टर्म इस्तेमाल किया, मेल गार्जियन सिस्टम। ये क्या है? इसके तहत सऊदी की महिलाओं का एक आधिकारिक अभिभावक तय होता था। इसको कहते थे वली। ये पिता, भाई, पति, चाचा, बेटा कोई भी हो सकता है, पुरुष होना जरूरी है। ये वली ही उस महिला के जीवन के सारे फैसले लेता था। पैदा होने से लेकर मरने तक महिला की जिंदगी कंट्रोल करते थे ये वली। दो टूक कहें तो सऊदी का ये सिस्टम औरतों को जिंदगी भर नाबालिग समझता था, मानता था कि अपना सही गलत तय करने की उनमें क्षमता नहीं। अब लुजैन के प्रसंग पर लौटते हैं, क्योंकि उन्हीं के उस मूवमेंट की ये 3 प्रमुख मांगें थी। लुजैन के साहस का नतीजा यह हुआ कि 2014 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 73 दिनों तक 73 डेज जेल में रखा गया। रिहा हुई तब उन्होंने अपना एक्टिविज्म जारी रखा। जी, तेवर कुंद नहीं पड़े। 2015 में फिर सऊदी में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पावर कॉरिडोर में एंट्री हुई MBS की, मोहम्मद बिन सलमान। MBS अपनी एक रिफॉर्मर वाली छवि बनाना चाहता था, मॉडर्न अप्रोच वाली, ताकि वेस्ट के मुल्कों में उसकी स्वीकार्यता बढ़े। MBS जानता था कि अगर तरक्की पसंद शासक की छवि बनानी है तो महिलाओं की मुहिम को थोड़ा बहुत तो एकोमोडेट करना होगा। ऐसे में सितंबर 2017 में सऊदी ने ऐलान किया कि जून 2018 से महिलाओं की ड्राइविंग पर लगा बैन खत्म हो जाएगा। ये लुजैन जैसी महिला एक्टिविस्ट की बड़ी जीत थी। लेकिन MBS ये लाइमलाइट शेयर नहीं करना चाहते थे। उनके फैसले को महिलाओं के मूवमेंट की कामयाबी समझा जाना सऊदी में पॉलिटिकल एक्टिविज्म को बढ़ावा देता। इस रास्ते पर डेमोक्रेटिक आवाजों को भी शह मिलने की आशंका थी। MBS नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए जैसे ही ड्राइविंग बैन खत्म करने का ऐलान हुआ, उसी रोज सऊदी ने लुजैन से संपर्क किया। तब लुजैन अबू धाबी में थी। वो यहाँ की सोरबोने यूनिवर्सिटी से MA कर रही थी। लुजैन से कहा गया कि वो ड्राइविंग वाले फैसले पर कोई टिप्पणी ना करें, लेकिन लुजैन ये निर्देश कैसे मानती? इतने दिनों का संघर्ष, उसका नतीजा आया था। खुशी जताए बिना कैसे रहती? तो उन्होंने बस एक शब्द का ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया। सऊदी राजशाही को इस ट्वीट में अपनी अवहेलना नजर आई और इल्जाम है कि मार्च 2018 में सऊदी के निर्देश पर अबू धाबी की पुलिस ने लुजैन को पकड़कर सऊदी के सुपुर्द कर दिया। सऊदी के एक सीक्रेट जेल में बंद करके लुजैन को टॉर्चर किया गया। कुछ रोज के बाद रिहाई मिली, इस ताकीद के साथ कि देश छोड़कर मत जाना। फिर मई 2018 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोई वारंट नहीं, कोई आरोप नहीं, दोबारा से जेल में। हिरासत में लुजैन पर जातियां हुई, मारा गया, पीटा गया, बिजली के झटके, शारीरिक शोषण, सब कुछ। सिक्योरिटी एजेंट्स जब चाहते जहां चाहते लुजैन को छूते, जबरन चूमते। इल्जाम है कि जेल अथॉरिटीज ने लुजैन को धमकाया कि पहले तुम्हारा रेप करेंगे और फिर जान से मार डालेंगे। 10 महीने तक लुजैन की गिरफ्तारी कहीं भी दर्ज नहीं की गई। अंधेरी कोठरी में बंद रखा गया, सूरज की रोशनी नहीं पहुंची और तब वो इतनी कमजोर हो गई कि अपने पांव पर अपने बूते खड़ी तक नहीं हो पाई। 2400 घंटे बदन कांपता रहता। मार्च 2019 में जाकर उन्हें पहली दफा अदालत में पेश किया गया और उन पर आरोप तय किए गए। सुनिए ये आरोप क्या है। आरोप: सऊदी राजशाही के विरुद्ध साजिश, लोगों को किंगडम के खिलाफ भड़काना। दूसरा आरोप, उन महिला अधिकारों के नाम पर हंगामा करना जो शरिया पहले ही औरतों को दे चुका है। तीसरा, दुश्मन देशों का एजेंडा चलाना, उनके लिए जासूसी करना। लुजैन पर लगाए गए ज्यादातर आरोप इतने बेहुदा थे कि क्या कहें। सैंपल सुनिए: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क करना, विदेशी फंडिंग लेकर सम्मेलनों में जाना और वहां सऊदी महिलाओं की स्थिति पर विमर्श करना, एक सऊदी मानवाधिकार संगठन को रिकमेंडेशन देना, कतर के एक नागरिक से व्हाट्सएप पर संपर्क करके उनके साथ महिला अधिकारों पर डिस्कशन करना। इसके अलावा एक आरोप यह भी कि यूएन में एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हुए रिज्यूमे में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करना। आरोप यह भी कि घर पर विदेशी दूतावास के लोगों के साथ मीटिंग की और उनसे अपनी गिरफ्तारी के अनुभव साझा किए। या फिर यह आरोप कि एक ब्रिटिश पत्रकार की बनाई डॉक्यूमेंट्री में जेल के अनुभव बताए और महिलाओं के लिए बराबरी मांगते हुए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। गिरफ्तारी के वक्त दी गई उस शपथ को तोड़ना भी एक इल्जाम था
कि वो सऊदी की नीतियों के मुताबिक चलेंगी। हमारे देश में महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनको खूब आज़ादियां भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिली हैं या दी गई हैं, क्योंकि ये किसी के देने की चीज़ नहीं है। लेकिन आपने सुना सऊदी में क्या हाल है, आपने ये इल्ज़ाम सुने। सोचिए, एक नागरिक की टारगेटिंग के लिए उस पर ऐसे बेसिर पैर इल्ज़ाम लगाने वाली सत्ता कितनी बदतमीज, कितनी क्रूर और भीतर से कितनी डरी हुई होगी। आप पूछ सकते हैं इन सब का जिक्र आज क्यों? इसलिए कि लुजैन पर चल रहे ट्रायल का फैसला आया है। 28 दिसंबर को सऊदी की एक टेररिज्म कोर्ट ने लुजैन को आतंकवाद का दोषी पाया। कहा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। उन्हें 5 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन इतने लंबे समय तक उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। वो 2 महीने में रिहा भी हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा का कुछ हिस्सा सस्पेंड कर दिया। साथ ही लुजैन ने अब तक जेल में जो समय बिताया उसे भी इसी में एडजस्ट कर दिया। इस सऊदी को अचानक करुणा कैसे समझ में आ गई? खबरों के मुताबिक ये हुआ एमबीएस के कहने पर। नहीं, इसके लिए उन्हें रहमदिल समझने की गलती मत करिए। उन्होंने लुजैन की सजा माफ करवाकर अपना उल्लू सीधा किया। एमबीएस की नजर है अमेरिका पर। ट्रंप के कार्यकाल में उन्हें बड़ी सहूलियत थी। जमाल खशोगी मर्डर केस में उन पर सीधा इल्जाम था, लेकिन तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अब वहां जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने वाले हैं, बाइडेन कह चुके हैं कि वो सऊदी में एक्टिविस्ट, आलोचकों और पत्रकारों के साथ हो रहे सलूक को ध्यान रखेंगे। सऊदी की इस अराजकता के मद्देनजर उनके साथ रिश्तों पर पुनर्विचार की बात भी बिडेन ने कही। एमबीएस पहले ही इस सत्ता परिवर्तन से सशंकित हैं। बाइडेन ईरान के साथ पीस डील भी रिवाइव करना चाहते हैं, जिसमें सऊदी का नुकसान है। ऐसे में एमबीएस को आशंका है कि अगर मुझे बाइडेन की गुड बुक्स में आना है, पूरी तरह बाहर नहीं होना है, तो फिर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और यही सोचकर लुजैन का केस प्रभावित किया गया। एक तरफ उस पर आतंकवाद का लेबल लगाकर एमबीएस ने सऊदी एक्टिविस्ट को वार्निंग दी, साथ ही सजा में टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर वाहवाही लूटने की कोशिश। पर क्या इतने से एमबीएस के सऊदी सत्ता के गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं। लुजैन के केस में सीधे एमबीएस की भूमिका पर सवाल है। लुजैन को बस अवैध तरीके से जेल में नहीं रखा गया, टॉर्चर किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। परिवार का आरोप है कि ये सब सऊद अल कहतानी की देखरेख में हुआ। अब ये नया किरदार कौन है? कहतानी कौन है? ये एमबीएस का राइट हैंड है। कई लोग इसे एमबीएस का हिटमैन भी कहते हैं। कहा जाता है कि देश से लेकर विदेश तक जिससे भी एमबीएस को खतरा होता है, कहतानी उसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करता है। इसी कहतानी पर जमाल खशोगी मर्डर को सुपरवाइज करने का आरोप है। इल्जाम है कि उसी ने खशोगी को मारने के लिए 15 लोगों की एक टीम इस्तांबुल भेजी थी। CIA, MI6 हर किसी ने अपनी जांच में खशोगी मर्डर में कहतानी की संलिप्तता की बात कही। नवंबर 2018 में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहतानी पर सैंक्शन भी लगाए और इसका आधार बताते हुए विभाग ने लिखा था कि मिस्टर खशोगी की हत्या के लिए तैयार किए गए ऑपरेशन की प्लानिंग और उस पर अमल करने में निभाई गई भूमिका के चलते ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। खशोगी केस की तरह एक बार फिर से सवाल उठ रहा है, कहतानी ने अपनी मर्जी से लुजैन को हैरेस किया, ये मुमकिन नहीं है। वैसे भी लुजैन के साथ जो हुआ सऊदी राजशाही की मर्जी से हुआ। एमबीएस सजा कम करके अपना गुनाह नहीं मिटा सकेंगे। याद रखिए, 2013 में जिस रोज लुजैन ने ड्राइविंग वाला बैन तोड़ा था, उस दिन वो बहुत खुश थी। ये खुशी सिर्फ एक गाड़ी को ड्राइव करने की नहीं थी, वो समाज की दकियानूसी, उसकी थोपी वर्जनाओं से बगावत करने की खुशी थी। लड़की हो ये नहीं कर सकती, लड़की हो ये मत करो, लड़की हो ये नहीं ही करना चाहिए। पुरुषों को जो अधिकार स्वाभाविक मिलते हैं, उनके लिए महिलाओं को दशकों तक संघर्ष करना पड़ता है। हर समय की, हर समाज की ये सच्चाई है। कहीं वो वोट देने के हक के लिए लड़ रही हैं, कहीं बच्चों की आइडेंटिटी में अपने नाम के लिए, कहीं समान काम के समान वेतन के लिए, कहीं ड्राइविंग के लिए। क्या ये हक बिना मांगे नहीं मिलने चाहिए थे? लुजैन 2 महीने में छूट जाएंगी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनके साथ हुई बदसलूकी का हिसाब बाकी है। लुजैन की बहन लीना ने सही कहा, एक्टिविज्म के बदले सजा देकर एमबीएस और सऊदी ने अपनी हिपोक्रेसी साबित की है। वो माफी के लायक नहीं है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। याद रखिए, दुनिया में कहीं भी कोई अपनी सत्ता के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल करता है, कट्टरपंथ को, इस तरीके के पोंगा पंथ को बढ़ावा देता है, आदमी और औरत के बीच या 2 अलग अलग संप्रदायों के बीच भेद पैदा करता है, तो वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसकी चिंता नागरिक और उनके समान अधिकार नहीं है। बड़ी खबर के बाद अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से।
यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप तिब्बत से जुड़ा एक कानून लाए हैं जिसके मुताबिक अगले दलाई लामा के चयन में दखलंदाजी करने वाले चीनी अधिकारियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। साथ ही इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी अपील है कि वो सुनिश्चित करें कि अगले दलाई लामा के चुनाव पर चीन का प्रभाव ना हो। इस कानून के हिसाब से अब चीन अमेरिका में कोई नया वाणिज्यिक दूतावास भी नहीं खोल सकेगा तब तक जब तक कि वो तिब्बत की राजधानी लासा में अमेरिकी कॉन्सुलेट नहीं खुलने देता। अगली सुर्खी हांगकांग से। यहां 19 साल के एक लड़के टोनी चुंग को 4 महीने की जेल हुई। टोनी डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैं। उन्हें जून 2020 में नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर अलगाववाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का केस शुरू हुआ। साथ ही 2019 के एक प्रोटेस्ट से जुड़ा सेपरेट केस भी लादा गया। इस केस का फैसला अभी आया है। टोनी को चाइनीज झंडे का अपमान करने, फ्लैग पोल तोड़ने और झंडे को हवा में उछालने का दोषी पाया गया। अगली सुर्खी कई देशों से जुड़ी है, ग्लोबल है। विश्व पत्रकारिता पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आई। इसके मुताबिक 2020 का साल पत्रकारों के लिए काफी खराब रहा। इस बरस कम से कम 50 पत्रकार और मीडिया कर्मी अपने काम के चलते मारे गए। सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए अफगानिस्तान, ईरान और मैक्सिको में। इसके अलावा दुनिया भर में करीब 387 पत्रकारों को जेल भेजा गया। इनमें से 14 पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें कोरोना पर ईमानदार रिपोर्टिंग के चलते गिरफ्तार किया गया। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बराबरी बरतिए, संवेदनशील बनिए। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।